जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हर बार उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि उनके पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए और क्या 2026 को लेकर आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे। जैसे कि अक्सर लोग बताते हैं लार्ज कैप रखिए, मिड कैप रखिए, स्मॉल कैप रखिए, मल्टी कैप रखिए। आप अगर पोर्टफोलियो किसी का बनाना चाहें उसमें कितने फंड्स आप रखेंगे और 2026 को ध्यान में रखते हुए कोई बदलाव आप करेंगे। एक ही तरीका है सोना नीचे आने का और वो ये है शायद कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल मजबूती की तरफ आगे बढ़े, बड़ा तेजी के साथ वो मजबूत हो। लेकिन जैसा आपने कहा जब तक ट्रंप हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके की हैं कि वो अनिश्चितता को बनाकर रखेंगी। बिल्कुल। और दुनिया शायद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इतना भरोसा नहीं कर पाएगी। सोना 50,000 रुपए 2025 के साल में 10 ग्राम सोने का रेट 50,000 रुपए बढ़ गया। चांदी की डिमांड खासतौर से ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में इतनी तेजी के साथ बढ़ी है कि चांदी जो है अब नेक्स्ट गोल्ड कहा जाने लगा। तो शेयर मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो शेयर मार्केट मुझे लगता है कि जब तक ट्रंप साहब हैं कुछ ना कुछ ऐसा वैश्विक स्तर पर होता रहेगा जो कि मार्केट को हिचकोले देगा। मुझे मार्केट से जुड़े हुए विशाल आज 35 साल हो गए। एक चीज मैंने मार्केट से सीखी, वो ये सीखी कि आज सब निराशा निराशा, हर तरफ ये भी हो गया वो भी हो गया, 2 दिन बाद आशा आशा आशा। ये मार्केट की खूबसूरती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो SIP लंबे वक्त के लिए कर रहे हैं तो SIP को बंद मत करिए। देखा पिछले साल बहुत सारे 61 लाख लोगों ने SIP अकाउंट्स अपने बंद कर दिए उठा के। और चांदी पे स्पेकुलेशन बहुत होती है, सट्टेबाजी बहुत होती है चांदी, आप सोच भी नहीं सकते कि चांदी पर कितनी सट्टेबाजी होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और FM न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आज बात होगी आपके इन्वेस्टमेंट की, आपके निवेश की। 2025 समापन की ओर है, नया साल 2026 क्या लेकर आने वाला है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो 2026 में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट तलाश कर रहे हैं। 2025 का साल ऐसा रहा जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। सोना 50,000 रुपए से ज्यादा का रिटर्न देता है और चांदी के दाम 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ जाते हैं 2025 में। 2026 में भी क्या सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट इतना ही फायदेमंद रहने वाला है? दाम स्टेबल रहेंगे या फिर किसी बड़े क्रैश की तरफ ये बढ़ सकते हैं? इसी के साथ स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे और आपके 2026 के पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान को अगले 35 से 40 मिनट में डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आप कहां पर अपना पैसा लगाएं जिससे ये निवेश जो है वो बड़ा सोच समझकर हो, बढ़िया हो और अच्छा रिटर्न आप उसमें से निकाल पाएं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद मशहूर सोशल मीडिया और टीवी पर छाए हुए अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच विशाल, आपको और FM न्यूज के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, टीवी, डिजिटल जहां जहां आप जाते हैं उन सबको मेरा दिल से प्रणाम। पिछले कुछ महीनों में हमने सोने चांदी पर बहुत सारी चर्चा की है और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अब 2025 समापन की तरफ है, 2026 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2025 में तो कल्पना किसी ने नहीं की थी कि सोना और चांदी इतना जबरदस्त रिटर्न आपको देने वाले हैं। लोगों के मन में पहला प्रश्न यह है कि दुनिया में युद्ध पहले भी होते थे, जियोपॉलिटिकल टेंशन पहले भी होती थी, लेकिन ऐसा 2025 में क्या हो गया कि सोने और चांदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए? और क्या यह संकेत है आने वाले वर्ष 2026 के लिए भी? पहले और अब में ये फर्क है विशाल। पहली बात तो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछले कुछ सालों में नहीं थे, हालांकि पिछले कार्यकाल में थे, पर तब बात फर्क थी। और मैं समझता हूं हमने जितनी चर्चा करी है वो चर्चा बहुत साकार रही है। अगर FM न्यूज़ और FM प्लेटफॉर्म्स पर देख के मेरी या अन्य एक्सपर्ट्स की बातचीत सुन के किसी को फायदा हुआ है तो हमें एक आध लड्डू वड्डू बनता है, क्योंकि फायदा जरूर हुआ है। बहुत से लोगों को आपने जो आंकड़े दिए हैं 50,000 का और 1 लाख का चांदी सोने का, तो इतनी लगातार हम चर्चा करते हैं। और एक बात और बताऊं, जितनी आप चर्चा करते हैं ना तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। और नियम होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो जैसे जैसे थंबनेल्स और जैसे जैसे आपको सोने चांदी के वो जो गोल्ड बार्स थंबनेल्स पे बने दिखते हैं, उसको देख देख के लोग और उसकी तरफ रुझान होता है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2026 कैसा रहेगा। 25 तो करीब करीब निकलने को है, तो 2026 में भी मुझे सोने चांदी में कहीं एक तो करेक्शन आती नहीं नजर आ रही है। आएगी भी तो थोड़ी बहुत आएगी, उसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, उसको मैं करेक्शन नहीं कहता। करेक्शन तभी आ सकती है अगर सेंट्रल बैंक्स जो कि सबसे बड़े बायर्स थे, अगर वो लोग बेचना शुरू करते हैं। पर अभी जब तक ट्रंप साहब हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे विशाल दुनिया भर के देशों की जो ट्रस्ट है, विश्वास है,
वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इरोड हुआ है। मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, मेरा विदेशों में बहुत चक्कर लगता है, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। मेरी अपनी इकोनॉमिक रिसर्च टीम है, हमारी कंपनियों में से एक कंपनी खाली इकोनॉमिक रिसर्च देखती है, मैं उसको हेड करता हूँ। मैं स्वयं इकोनॉमिस्ट हूँ, डॉक्टरेट हूँ। मतलब अपने प्रोफेशन से रिलेटेड मैंने जितना मैं मालूमात मैंने किया है, उससे मुझे ये पता लगा है कि देश अब डोनाल्ड ट्रंप साहब पर, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जो विश्वास था वो कम हो गया है। और अब आप कहेंगे इस विश्वास का क्या लेना देना है सोने चांदी से, क्योंकि अमेरिकन ट्रेजरी को सबसे सेफ निवेश माना जाता था। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, $1 ट्रिलियन 90 लाख करोड़ का हो चुका है। अब आज के हम रेट लें डॉलर का, तो वो वहां पर निवेश करते थे, भले ही 6-7% रिटर्न आए, 5% आए, 5.5% आए, 3%, 4% भी क्यों नहीं आए, उनको विश्वास बना रहता था। अब पिछले कुछ समय से, खासकर पिछले 1 साल से, विश्वास इस कदर डगमगाया है कि उन्होंने पैसा वहां से निकाल कर, अब आप देखिए ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, किसी के पास प्रॉपर्टी थी, उसने कहा कि प्रॉपर्टी बेच दीजिए, आपको प्रॉफिट हो रहा है। उसने प्रॉपर्टी ली थी 50 लाख की, अब हो गई वो 3 करोड़ की। तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और अक्सर लोग कहते हैं कि भाई 3 करोड़ आ तो जाएंगे, मैं करूंगा क्या इसका, ले तो लूंगा मैं, पर फिर वही समस्या, फिर मैं सोचूंगा कि अब क्या करना है, तो इससे बेटर तो वहीं रहने दो। पर वहीं रहने दो तब होता है जब आपको उस एसेट पे विश्वास बना हो। अब क्या हुआ, उन्होंने बेच तो दिया, निकाल तो लिया पैसा, पैसा तो कहीं लगाना है। तो ये देखा गया वैश्विक स्तर पे कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो मेजर ऑफ वैल्यू है जो डॉलर के अलावा हो। तो जब दुनिया भर में देखा गया तो सोना एक ऐसी चीज मिली जो दुनिया में कहीं भी बेच दीजिए, कहीं भी खरीद लीजिए, भंडार भी सीमित है, सप्लाई भी लिमिटेड है, और पुश्तों से चला आ रहा है। मतलब उस पर विश्वास डगमगाया नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एक सेलेस्टियल मटेरियल है, ये ऊपर से आया, आकाश में कुछ ऐसी घटना, साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई फटा, प्लैनेट फटा या कोई कॉमेट फटा, और इसकी बहुत सालों पहले इसकी यहाँ पर ये गिरा आके, फिर ये धरती में समा गया, मिल गया, फिर उसकी माइनिंग हो रही है। और अगर आप इसको धार्मिक दृष्टि से देखें, स्पिरिचुअल देखें, तो वो कहते हैं देवों का मेटल है, इसको देव धरती पर लेकर आए, वगैरह वगैरह। खैर, मतलब ये है कि चमकता है, भले जैसे भी आया। तो सोने को नेक्स्ट बेस्ट मेजर ऑफ वैल्यू डॉलर के बाद माना गया। तो जब सबने मान लिया इस बात को, तो सेंट्रल बैंक्स ने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को डॉलर की जगह सोने से भरना शुरू कर दिया। यानी कि वहां से निकाल लिया डॉलर के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स थे और सोने में डालना शुरू कर दिया। और आपको पता है, जब कोई बड़ा बायर किसी चीज को खरीदता है तो उसके दाम बढ़ने तो लाजमी हो जाते हैं। कोई भी बड़ा निवेशक आ जाए, बड़ा बायर आ जाए, तो वो फौरन उसके दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये चाल रही, और क्योंकि चांदी एक तो पीछे पीछे भी चलती है, मैं भाई बहन कहता हूं आपको, आपके इंटरेक्शन में मैंने पहले भी कहा है, और चांदी का इंडस्ट्रियल यूज भी है, और चांदी पे स्पेकुलेशन बहुत होती है, सट्टेबाजी बहुत होती है। चांदी, आप सोच भी नहीं सकते कि चांदी पर कितनी सट्टेबाजी होती है। सट्टेबाजी से मेरा मतलब है कि अभी इतना ऐसा करो, 2 क्विंटल खरीदो, 5 क्विंटल बेचो, 1 टन खरीदो, 1 टन बेचो। जो ट्रेडर्स हैं वो इस कदर चांदी पे करते हैं। और क्यों होती है चांदी पे सट्टेबाजी ज्यादा, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि चांदी, सोना वर्सेस अगर हम चांदी देखें तो आज 1 ग्राम सोने में करीब 60-65 ग्राम चांदी आ रही है। ये रेशियो कभी 80-85 होती थी, मतलब चांदी ने वो गैप कम किया है। तो आप कम पैसे लेके, अब समझिएगा इस बात को, कम पैसे लेके ज्यादा माल आप खरीद रहे हैं। अब इसका फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये होता है कि जब आप इसको बेचते हैं तो आपका मुनाफा, मैथमेटिक्स है ये, आपका मुनाफा, मान लीजिए चांदी बड़ी 1000 रुपए, पर क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा ली हुई है तो आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। अगर आप इस मैथमेटिक्स को, हमारे दर्शक भी अगर समझ रहे होंगे, क्योंकि गोल्ड आपने 10 ग्राम खरीदा था, 10 ग्राम बढ़ गई, आप कितना बेचे, तो आपने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा खरीद लिया और कम पैसे में खरीदे, कम मतलब उतने ही पैसे में ज्यादा यूनिट्स आए, तो उसकी जब चाल चली तो ये इसको हम कैटालिटिक इफेक्ट कहते हैं। तो इस कैटालिटिक इफेक्ट से इसमें सट्टेबाजी ज्यादा होती है। सट्टेबाजी ज्यादा होने से उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा लिखती है, और जैसे ही बढ़ती है ना, तो बहुत सारे लोग चांदी की तरफ, जैसे आज हम जब बात कर रहे हैं, $61-62 पर पहुंच गए प्रति आउंस। तो एकदम जैसे ही देखते हैं लोग 61-62, अरे भाई इसका मतलब तेजी में है, इस टाइम लगा दो पैसा, इसमें लगा दो भैया, ऐसा कर, वो ऑर्डर करेंगे, फोन उठाएंगे, हाँ भाई मेरी 1 टन और बुक कर ले। तो इस प्रकार की चांदी में निवेश, और उसके अलावा
अब 35 से 1,000 टन चांदी की साल की डिमांड है, 25,000 टन चांदी मिलती है, तो शॉर्टेज तो वैसे ही है। 35,000 टन साल की डिमांड है, मिलती है सिर्फ 25,000, तो शॉर्टेज हो गई। ठीक। अब शॉर्टेज हो गई तो माइनिंग जो होती है वो इतनी, माइनिंग 25,000 टन की होती है, मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ। प्लस उसमें अब आप कहेंगे गैप कैसे भरा जाता है, कुछ उसमें रिसाइकल भी हो जाती है, पिघला के आपने बर्तन दे दिए, बेच दिए, तो इस तरीके से वो गैप 5-6 हजार टन का और गैप ये भर जाता है। पर फिर भी कुछ गैप रह जाता है और इंडस्ट्रियल यूज धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सोलर सेल्स का उपयोग दुनिया भर में बढ़ रहा है, जिन जिन चीजों में चांदी प्रयोग होती है वहां पर इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो चांदी के बढ़ने का एक एडिशनल कारण हो जाता है सोने का। तो एक मैंने आपको बताया, ये जो वॉल्यूम वाली बात है ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सिर्फ वही जानता है जो ट्रेडर्स को जानता है। मैं ट्रेडर्स को जानता हूं, जो लोग इसमें ट्रेड करते हैं और इस तरीके से उनको लगता है कि उतना ही पैसा हमारा चांदी में कई गुना ज्यादा रिटर्न दे देता है जब वो तो उसकी वजह से और पैसा आता है और पैसा आता है, तो और इसीलिए आपको इस समय चांदी ज्यादा भागती दिख रही है। सोना और चांदी में एक और बात भी हो, आपको शायद पता होगा या जो लोग नहीं जानते कि MCX और COMEX में जब आप ट्रेड करते हैं प्रेशियस मेटल्स या कमोडिटीज में, तो उसमें जब आप ट्रेड करते हैं तो उसका बैकअप रखना स्टॉक एक्सचेंज को जरूरी होता है या कमोडिटी एक्सचेंज को जरूरी होता है। यानी कि जैसे ETF में जब आप खरीदते हैं तो उसके पास उनको स्टॉक में उतना रखना पड़ता है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पर आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। आप डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं कि साहब मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने जनवरी के महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया सोने चांदी खरीदने का एक्स प्राइस पे, अब प्राइस गिर गई या बढ़ गई, वो मेरा मुनाफा घाटा हुआ, वो एक अलग बात है। पर अगर मैं चाहूं तो मैं उनसे ही कह सकता हूं कि मैं तो साहब डिलीवरी लूंगा, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर अप नहीं करना। तो COMEX में भी और MCX में भी डिलीवरी की डिमांड बढ़ गई। अच्छा। मतलब जो पेपर ट्रेडिंग हो रही थी वो कम हो गई। वो नहीं, पेपर ट्रेडिंग को लोगों ने डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया जी। तो उसकी वजह से फिजिकल चांदी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोग लेने लगे, अपने अपने पास रखने लगे। मतलब उनको लगा लेके रख लो। हालांकि चांदी को रखना थोड़ा इनकन्वीनियंट है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कुछ समय पहले 10 किलो चांदी ले ली। अब उन्होंने क्या हुआ, घर बदला। अब घर बदला, वो 10 जब सामान उठवा रहे थे कमरे से, तो 10 किलो चांदी भी एक थैले में पड़ी थी। अब वो जब उठाया तो वो नेचुरली उठाना उसको आसान काम नहीं, और क्योंकि चांदी जगह ज्यादा नहीं गिरती। आप 10 किलो का अगर सोफा उठाएंगे तो आसानी से उठा लेंगे, पर एक थैला उठाएंगे ना 10 किलो का तो मुश्किल होगी। तो चांदी का स्टोरेज थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो डिलीवरी ली लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह डिलीवरी ले ली, प्लस उसका इंडस्ट्रियल यूज बढ़ा। तो कुल मिला के अब सवाल ये उठता है कि आगे भी ऐसा रहेगा। मुझे लगता है आपका सवाल यहीं से निकल के आ रहा है कि आगे भी। तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं नजर आ रहा विशाल जो कि सोने चांदी को इस समय नीचे ले जाए। सिर्फ एक कारण हो सकता है, अगर सेंट्रल बैंक्स किसी कारण से बेचें। पर अभी वो किसी कारण में, वो कारण मुझे नजर आ नहीं रहा है कि सेंट्रल बैंक्स क्यों बेचेंगे। तो मुझे लग रहा है अंडरटोन दोनों मेटल्स की, सोने चांदी की, बुलिश है और बुलिश बनी रहेगी। ये हो सकता है कभी इनकी चाल थोड़ी धीमी हो जाए, कभी एकदम से तेज भागें। ये भी हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी सी करेक्शंस आए, उसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज भागती है तो कुछ ट्रेडर्स वहां पर फंसे होते हैं या कुछ इन्वेस्टर्स उस वेट कर रहे होते हैं, उनके टारगेट प्राइस बोलते हैं उसको। अब उनकी टारगेट प्राइस आ गई, आपने मान लीजिए टारगेट प्राइस सोने की 1,35,000 अपना सेट कर रखा है, 1,35 आएगा तो मैं बेच दूंगा। अब आई तो वो लोग फिर बेचते हैं। शेयर मार्केट में भी ऐसे ही होता है, जो बेचते हैं तो आपको फिर एकदम बिकवाली से करेक्शन आती दिखती है। वो ऐसा लगता है सोना धड़ाम, एकदम। सोशल मीडिया तो ऐसा है, मुझे लगता है कि थंबनेल्स लोग बनाते हैं और कुछ लोग तो क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, बनाने से पहले सोचते भी नहीं है कि वो क्या बना। सोना धड़ाम, क्या सोना आएगा 50,000, ये लीजिए। वो किसी की शक्ल डाल देंगे, वो साहब बैठे हुए हैं वहां पर, वो ऐसे दिखा रहे हैं ऊपर गोल्ड बार। तो आप अगर फंडामेंटल्स में जाएंगे तो आपको इस तरीके के जो बेट्स, इसको हम बेट कहते हैं, क्लिक बेट, तो इस तरीके के बेट्स की तरफ खिंचाव आपका नहीं होगा, क्योंकि आप फंडामेंटल्स को पूरी तरह से समझेंगे। तो सिर्फ सेंट्रल बैंक्स में नजर रखिए, अगर सेंट्रल बैंक ने बेचा तो नीचे जाएगा, वरना इसमें सिर्फ पीरियोडिक करेक्शंस आएंगे जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, और ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। मुझे 2026 में कहीं भी सोने चांदी में नीचे, क्योंकि ट्रम्प साहब बने हुए हैं, बरकरार हैं अपनी जगह, अनिश्चितता बनी हुई है, अनिश्चितता बनी हुई है, अस्थिरता। जो इनके मित्र हैं, सोने चांदी के मित्र हैं, अनिश्चितता, अस्थिरता, डिस्टर्बेंस ऑफ पीस, अशांति, जो मर्जी आप कह लीजिए। क्या करें, इनके मित्र ही ऐसे हैं। तो कुछ लोग अच्छे अच्छे मित्र बनाते हैं, सोने चांदी के मित्र ऐसे हैं। अब हैं तो हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब तक ये मित्र बने रहेंगे मुझे लगता है सोना चांदी चढ़ता एक ही तरीका है सोना नीचे आने का, और वो ये है शायद कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल मजबूती की तरफ आगे बढ़े, बड़ा तेजी के साथ वो मजबूत हो। लेकिन जैसा आपने कहा, जब तक ट्रंप हैं
उनकी जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके की हैं कि वो अनिश्चितता को बनाकर रखेंगी, बिल्कुल। और दुनिया शायद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इतना भरोसा नहीं कर पाएगी। और भरोसा नहीं करने का, क्षमा करें आपको मैं टोक रहा हूं, कल जब फेड ने रेट्स काटे बिल्कुल 25 बेसिस पॉइंट अमेरिकन फेड ने, तो वहां पर जो ग्रोथ दिखाई गई है विशाल, वो 1.8% है। पर मेरी अपनी इकोनॉमिक एनालिसिस कहती है, मेरी टीम की, कि अमेरिका ग्रो नहीं कर रहा है। अमेरिका में इस समय रिसेशन है, क्योंकि ये तो ऐसा हुआ कि मेरा दौड़ने का मन कर रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा मन कर रहा है मैं हवा में उड़ूं, और मेरा मन कर रहा है मैं वर्जिश करूं, और थर्मोमीटर लगाया तो 104 बुखार है। तो मतलब आप, नौकरियां वहां है नहीं, ठीक है, और छोटे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, निवेश वहां पर आ नहीं रहा है, और $38 ट्रिलियन का उस पर लोन हो गया है, और 1.8 पे ग्रो कर रही है। तो ये वो थर्मामीटर लगाया तो आप कहते हैं, तो आप, मैंने उसको अलट पलट कर दिया, पर सिम्टोमेटिकली वही बात कह रहा हूं। दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से ठीक नहीं है जी। सोना क्यों बढ़ा, इसका तो आपने कारण समझा दिया। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने अमेरिकन ट्रेजरी से पैसा, जो भरोसा था वो हटा, वहां से पैसा निकला, वो पैसा कहीं ना कहीं जाना था, वो सोने में इन्वेस्ट हुआ, और सोना 50,000 रुपए 2025 के साल में 10 ग्राम सोने का रेट 50,000 रुपए बढ़ गया जी। अब बात मैं चांदी की करता हूं, क्योंकि चांदी को उस तरीके से सेंट्रल बैंक्स खरीदते नहीं है, लेकिन आपने ही बताया चांदी की डिमांड खासतौर से ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में इतनी तेजी के साथ बढ़ी है कि चांदी जो है अब नेक्स्ट गोल्ड कहा जाने लगा है, नेक्स्ट जनरेशन मेटल कहा जाने लगा है, और इतनी तेजी से चांदी बढ़ रही है कि आप उसे भाई बहन कहते थे, अब चांदी ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा भाई हो गया है जी। इतनी तेजी से 1 लाख रुपए 2025 के साल में 1 किलो चांदी का दाम बढ़ गया है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि साहब चांदी, सोना रिकॉर्ड तोड़े ना तोड़े, चांदी तो अगले 2-3 साल में सारा रिकॉर्ड तोड़ देगी। बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी कंजम्पशन हो रही है, 9 मिनट में जितनी चांदी निकाली जाती है, 6 मिनट में वो कंज्यूम भी हो जाती है। वो जो मैंने आपको शॉर्टेज बताई ना, 25,000 और 35,000 टन, डिमांड 35,000 बिल्कुल आ रही है, 25,000 वो इस 9 मिनट और 6 मिनट के साथ भी मैच करती है, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो। क्योंकि चांदी की शॉर्टेज है, जब तक चांदी का कोई ऑल्टरनेट मेटल ना निकाल लिया जाए विशाल, कोई ऐसी धातु ना निकाल ली जाए जो कि चांदी को, हाँ, चांदी को सब्स्टिट्यूट कर सके। मुझे ऐसा पता चला है कि कुछ ईवी कंपनीज चाइना में इस पर काम कर रही हैं, क्योंकि चांदी की शॉर्टेज महसूस होती है बार बार, कभी कभी उनके पास भंडार हो जाता है, कभी कभी फिर वेट करना पड़ता है। तो कुछ काम चल रहा है कि इसका कोई ऑल्टरनेट निकाला जाना चाहिए, क्योंकि चांदी जो काम करती है, अभी तक कोई धातु उसके बराबर नहीं आ पाई। और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, अब सोने चांदी को उसमें लाया जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स तो आराम से मिलते नहीं हैं, और मैं तो बाकी मेटल्स को भी लेता हूं। आप उदाहरण के तौर पर आप कॉपर ले लीजिए। अब कॉपर जो है, कॉपर पीछे 900 रुपए पे मैंने किसी को रेकमेंड किया था, अपने दोस्त को कहा था यार ले लो, अब वो 1000 कुछ हो गया। अब दिक्कत यह है कि वो 1 किलो की बात होती है। अब आप कितना कॉपर में निवेश कर लेंगे? अब देखिए, या तो आप उसमें जाइए, एमसीएक्स में जाइए, वो तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर आप फिजिकल डिलीवरी ले रहे हैं तो कितनी लेंगे? आप 5 लाख इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5 क्विंटल कॉपर लेना पड़ेगा। कहाँ रखेंगे आप उसको? और ट्रांसपोर्ट कैसे करें? पता लगे ट्रक आ रहा है लेने के लिए और फिर बेचने के लिए, तो वो फिजिकली इनकन्वीनियंट है। तो इसलिए, और अभी ईटीएफ्स कॉपर में इतने कोई दिखाई नहीं देते हैं। ईटीएफ गोल्ड और सिल्वर के दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन आपके पास, अगर कॉपर में निवेश करना है तो एक ही रह जाता है कि आप एमसीएस की कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके उसको रोल ओवर करते जाइए, करते रहिए 1 साल तक आप रोल ओवर करते रहिए। वो एक तरीका होता है, क्योंकि आपका डीमैट अकाउंट में वो पड़ा रहता है, पर वो होता, वो स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट ही है, वो रोल ओवर करके जाता है। तो मुझे प्रेशियस मेटल्स में सब में ही तेजी नजर आ रही है, खाली चांदी नहीं, मुझे कॉपर का भी बहुत फ्यूचर ब्राइट नजर आता है। क्योंकि कॉपर का जिस प्रकार से इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, और कॉपर को, क्योंकि मेटल्स का क्या है विशाल, के मेटल्स धरती से निकलते हैं और लिमिटेड सप्लाई में। जो चीज लिमिटेड सप्लाई में होगी और उसकी और सिचुएशन क्राइसिस वाली होगी, तो लोग उसको इकट्ठा करेंगे। और डॉलर, एक और अमेरिका में गलती क्या हो रही है कि अमेरिका डॉलर छाप बहुत रहा है, और कोविड में उन्होंने छापे, उसको हम हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। कोविड में छाप के $1500 हर एक के अकाउंट में डाल, ये कर, उसकी वजह से महंगाई से वो इतनी जूझते रहे। बहुत सारे लोग में से पूछते हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते विशाल, कि भाई देश गरीब कैसे हो सकता है? आप रिजर्व बैंक आपके पास है, प्रिंटिंग प्रेस आपके पास, छाप दीजिए ना, आप छाप के लोगों को बांट दीजिए, हर किसी को दे दीजिए 10-10 लाख रुपए छाप के। तो आप इकोनॉमिक्स आ जाती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप, बहुत सारा पैसा हो जाएगा,
और सामान तो उतना ही है, तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और दुनिया के कई देशों में ये हुआ है कि आप रिक्शा में भर के, जिम्बाब्वे एक देश है, वहाँ रिक्शा में भर के, मुझे याद है मेरे एक मित्र थे वहां से आए थे, कहते रिक्शा में भर के हम करेंसी ले जाते थे और एक ब्रेड लेकर आते थे। तो ये, और अमेरिका डॉलर छाप रहा है, और मुझे लग रहा है अमेरिका का डॉलर छापना, या तो वहां कोई उनको इकोनॉमिस्ट एडवाइस नहीं कर रहे हैं, मुझे कभी ट्रम्प साहब किसी की सुनते नहीं है, नहीं सुनते नहीं है, पर मुझे ये भी हैरानी होती है विशाल, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन में माना मैंने बिजनेस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में थोड़ा फर्क है, अलग अलग है। आप कोई एमबीए हो और कोई इकोनॉमिस्ट हो, थोड़ा थोड़ा फर्क है। इत्तेफाक से मैंने दोनों किए हुए हैं, तो मैं फर्क को भी जानता हूं और दोनों को भी जानता हूं। तो ट्रम्प, जो भी बिजनेसमैन होगा उसको बेसिक इकोनॉमिक्स पता होती है, क्योंकि 2 और 2 4 तो बिजनेसमैन करना जानता है। पता नहीं वो कैसे सोचते हैं, क्योंकि कैसे निर्णय करते हैं। 2 ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स आज से भारत में, भारतीय कॉमर्स मिनिस्ट्री में राजेश अग्रवाल साहब और भी लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करनी है। उससे एक रात पहले वो बयान देते हैं कि साहब मैं तो चावल की वजह से आपको टैरिफ लगा दूंगा। तो मैं कल किसी चैनल पे था, मैंने कहा आप बातचीत करने के लिए एक कंजीनियलिटी का माहौल बनाना पड़ता है, सौहार्द जिसको कहते हैं, उसका माहौल बनाई तब बातचीत होगी। पहले ही आप धमकी से शुरू कर दीजिए तो कहेंगे यार तुम्हारे तो साहब जो ऐसी बात करते हैं, हमारे चावल पर टैरिफ लगा दें। बताइए, बासमती हमारा खुशबू वाला बासमती, इतना बढ़िया बासमती जिसे स्वाद आता है, वो अमेरिका का फोका बासमती, फोका बासमती भी नहीं, फोका चावल है ना, उसमें कोई स्वाद है। मैंने खाया हुआ है वहां पर, देखने में बड़ा सुंदर होते हैं, सफेद सफेद दाने, बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं, और वो नहीं बिक रहे हमारे बढ़िया चावल के सामने। आप कहते हैं मैं टैरिफ लगा दूंगा उस पर। तो मुझे लगता है कि बेसिक इकोनॉमिक्स कहीं अमेरिकन इकोनॉमी को इस समय ड्राइव नहीं कर रही है। और मेरा तो ये भी नहीं मन करता, कई बार आप सपने ही देख लेते ना कि मैं जाके उनको एडवाइस करूं, मेरा ये भी नहीं मन करता है कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी भी दे तो शायद मैं ना जाऊं वहां पर कि भाई आप जाके उनको सलाह दीजिए। कम से कम बेसिक इकोनॉमिक्स तो आप सीख सकते हैं या आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर चला जाएगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुर्भाग्य से उसका रिपलिंग इफेक्ट, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट दुनिया भर में महसूस होगा। तो सोने और चांदी पर हम बातचीत से आगे बढ़े, इससे पहले अब मैं चाहता हूं कि आप 2026 के लिए, मैं जानता हूं ज्यादा प्रेडिक्शन देने में विश्वास नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि जिस तरीके से फैक्टर्स इस वक्त प्ले आउट कर रहे हैं उसी के बेसिस पर बात की जानी चाहिए। 2026 के लिए सोने और चांदी का कोई रेट को लेकर प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि ये किस दिशा में जा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपने जो रिकॉर्ड आज तक कभी देखे नहीं वो सब टूटेंगे। देखिए, वैसे तो रेट प्रेडिक्शन करना ज्योतिषियों का काम है, ये एस्ट्रोलॉजर्स का काम है कि सोना 3 लाख हो जाएगा या 2 लाख हो जाएगा, चांदी 3 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। तो मैं इसमें वाकई में बिलीव नहीं करता कि मैं कोई रेट पे, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अंडरटोन बुलिश है। देखिए, मैं एक निवेशक को, हालांकि आपको ये सलाह देते हैं कि अपने सलाहकार से पूछकर निवेश करें, हम यहाँ कोई निवेश की सलाह देने नहीं बैठे, हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, हम एक विश्लेषण कर रहे हैं, हम एक आकलन कर रहे हैं कि सिचुएशन कैसी रहेगी। अंडरटोन बुलिश है, और मुझे नजर आता है कि सोना चांदी आपको बाकी के सारे एसेट क्लासेस से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। वो रिटर्न 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि न्यूज फ्लो कैसे रहती है। तो मुझे लगता है जो भी व्यक्ति सोने चांदी की कीमत प्रेडिक्ट कर रहा है वो थोड़ी सी गलती इसलिए कर रहा है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्योंकि आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं। आप बताइए कि आप अगले घंटे में क्या खबर आएगी, आप मुझे पहले बता दीजिए कि अगले घंटे में क्या खबर आएगी। आप नहीं फोरकास्ट कर सकते, न्यूज को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब मुझे 10 साल मीडिया से एज एन एक्सपर्ट जुड़े हुए हो गए, जितना मैंने जाना कि इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, चांदनी चौक और करोल बाग में दिल्ली में कहावत है कि गाहक और मौत का कुछ नहीं पता होता कब आ जाए। आपने सुनी होगी, गाहक, 2 चीजों का नहीं पता कब आए। मैंने ना उसमें 3rd डायमेंशन ऐड करी है, गाहक, मौत और न्यूज का कुछ नहीं पता कब क्या आ जाए। तो जो चीज न्यूज पर आधारित है और हमें पता ही नहीं क्या न्यूज आनी है, तो मैं कैसे कह दूं कि 2 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि फैक्टर सारे फेवरेबल बने हुए हैं। उनके जो सोने चांदी के मित्र हैं, वो मित्र उनके इर्द गिर्द हैं, उनके साथ जमे हुए हैं। ये अभी बुलिश है, ये ऊपर जाएगा, इसको नीचे अभी लाने का कोई कारण नहीं बन रहा है। तो 1.5 लाख, 2 लाख, इट कैन बी एनीथिंग। मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपके निवेश पर रिटर्न आएगा, ऐसा नजर आता है। अब प्रश्न ये है कि जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, एक तो वो है जिसके पास पैसा है बढ़िया, अच्छा खासा लमसम अमाउंट वो बड़ा लेकर बैठा हुआ है, और दूसरा है जिसके पास नौकरी है, बिजनेस है, थोड़ा खर्च हो जाता है, थोड़ा सा पैसा वो बचा लेता है। दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होना चाहिए? धीरे धीरे करके, SIP के जरिए, या फिर अगर किसी के पास पैसा है और वो ये सोच रहा है कि मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता, बड़ी तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, क्या आज ही खूब सारा खरीद के रख लूं?
देखिए, आज हम पॉडकास्ट में हैं, आज हम ऑनलाइन नहीं जुड़े हुए हैं, तो आज आपको मैं सेविंग करने का पहले तो तरीका बता देता हूं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सेविंग आप किसको मानते हैं? मैं या आज आपसे सवाल करता हूं, आप सेविंग किसको कहते हैं? पैसे को बचाना, जो पैसा आपका खर्च हुआ उसके बाद आप कुछ सेव करना चाहते हैं। बस यहीं से मेरी और आपकी या मेरी और लोगों की डेफिनेशन में फर्क है। मेरी जो डेफिनेशन है सेविंग्स की, कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है तो आपकी सैलरी 80,000 रुपए महीना है। जैसे ही सैलरी आए या कमाई आए, एक दूसरा बैंक अकाउंट खुलवाइए, उसमें आते ही 20% चाकू से काट के अलग कर दीजिए, आंख बंद करके। मान लीजिए आप 80% कमाते हैं, गुजारा करिए 80% में, अगर आप वाकई में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। पर 99.9% लोग सेविंग्स वही मानते हैं जो आप कहते हैं। तो खर्च करने के बाद जो बच जाए वो सेविंग्स है। अबल तो बचता बहुत कम है। आजकल हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे खर्च फिर भी कम निकले। तो इसलिए आप जो बचेगा बहुत कम बचेगा। पहले सेविंग्स को खर्च मान के चलिए, ये प्रिंसिपल होना चाहिए। खैर, ये तो रहा सेविंग करने का तरीका, और 20% ये होना चाहिए। बाय द वे, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 20,000 निकाल दीजिए, 80,000 से गुजारा करिए। लोग कमेंट करेंगे भैया यहाँ पहले ही सैलरी इतनी नहीं होती, ये और हमारी सैलरी को कम करवा रहा है। आपके फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं। आप वाकई में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ। पैसा होगा तो अमीर बनेंगे, पैसा नहीं होगा तो अमीर नहीं बनेंगे। जो भी अमीर बना है पैसे को इकट्ठे, उसी के पैसे ने पैसे को खींचा है। हाँ, लॉटरी निकल आए, वसीयत में मिल जाए तो अलग बात है, पर वो उनकी गिनती डेसिमल्स में होती है, तो उनको मैं नहीं गिनता हूं। अब आया कि आगे किस में पैसा बनेगा। तो मेरा ये मानना है कि 2026 में जो अमेरिका में हरकतें हो रही हैं और जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो रिसेशन दस्तक दे रहा है 2026 में। अगर रिसेशन दस्तक देता है विशाल, तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ता है। फिर तो मैं ये भी नहीं कहूंगा, ये कहने के बाद भी, कि सोना चांदी बाकी एसेट से बेटर रिटर्न देगा, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा पैसा सोना चांदी में लगाएं। मल्टी एसेट एलोकेशन इज द मैजिक वर्ड। मल्टी एसेट एलोकेशन में मैं 5 एसेट्स का नाम लेता हूं जिसमें आपको फैला के पैसा रखना है। भले ही उसमें एक फिक्स डिपॉजिट भी है, जो कि अब जिसको मैं आलसी इन्वेस्टमेंट मानता हूं, महा आलसी। कुछ नहीं हुआ तो उठा के बैंक में आरएम को फोन किया, लो भाई मेरी एफडी कर दो, जो कि आपको टैक्स काट कूट के मुश्किल से 4-4.5% रिटर्न देगी। रेपो रेट और गिर चुका है, देखते जाइए आपको यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब रिटर्न वो देखने का मन ही नहीं, सेविंग्स अकाउंट और एफडी में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। तो फिर भी 20% एफडी में, शुरुआत में एफडी से कर रहा हूं क्योंकि आपको लिक्विडिटी भी चाहिए। आपको ऐसा पैसा चाहिए जो आपको ऑन कॉल हो, जरूरत पड़ने पर तुरंत काम है। जी। 20% म्यूचुअल फंड्स में, 20% किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके, म्यूचुअल फंड भी एक्सपर्ट से सलाह लेके स्टॉक मार्केट में, और वो कंपनी ट्रस्ट को देती है, ट्रस्ट आगे ट्रस्टीज को बांट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ऑडिट इनका होता है, सरकार के नियंत्रण में रहती है। जो रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो ऑफिसेस वगैरह में, कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में खरीदती है। और जो इन्वेट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में। और निवेश कैसे करेंगे इसमें? बिल्कुल, जैसे आप ऑनलाइन जाइए, रीट इन्वेट डालिए, आपको ऑप्शंस मिलेंगे। एम्बेसी पार्क है, सबसे फेमस एम्बेसी पार्क है जो चल रहा है, उसमें आप छोटा पैसा भी, यानी कहने का मेरा मतलब ये था कि जो ये सोचता है कि मेरे पैसे से कौन सी भैया बिल्डिंग आ जाएगी, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें? अरे 5-10 हजार, कुछ भी, जैसे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। अच्छा, बिल्कुल आप छोटा पैसा बिल्कुल उसमें लगाइए, बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 जगह जब आप स्प्रेड कर देंगे, तो आपने क्या किया कि अगर ये रिसेशन आता है तो आपने अपना रिस्क स्प्रेड कर दिया। 1-2 चीज कम हुई, 1-2 चीज बढ़ी, 1-2 चीज ने मॉडरेट दिया। और विशाल, मैं अब व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी बात बोलना चाहता हूं। मैं इस बात पर ट्रोल होना स्वीकार करूंगा कि शरद कोहली ने यह बताया और हमें रिटर्न, बाकी किसी ने बताया 20% आया, शरद कोहली ने बताया हमारे पोर्टफोलियो पे ओवरऑल 5 में कुल 12% रिटर्न आया। मुझे ये ट्रोलिंग स्वीकार है, पर यह ट्रोलिंग स्वीकार नहीं है कि शरद कोहली ने बताया और हमारा पैसा डूब गया। ये कतई स्वीकार नहीं है। मैं किसी के खून पसीने की कमाई को मैं कम रिटर्न देना एडवाइस करूंगा, पर कभी भी ये नहीं करूंगा आप ऐसा कुछ कर दें जिससे आपका पैसा, जो भले ही वो करने से शायद आपका पैसा डबल भी हो जाता, पर मैं नहीं चाहता आप डबल करें, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। आपको पता होगा सेबी ने
एक जो फिनफ्लुएंसर्स है ना, बिल्कुल, उनके लिए परवाह करके एक नई एजेंसी बनाई है जिसको हम रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी कहते हैं। पास्ट एनालिसिस करके रिस्क रिटर्न परवाह, उसका नाम ही परवाह रखा है कि हम आपकी परवाह करते हैं, हम केयर करते हैं कि आपका पैसा नुकसान ना हो। तो इसलिए रिसेशन के टाइम में 20 20 20 20 20 5 जगह आप डिवाइड करिए, 5 जगह डिवाइड करके आराम से और थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। जो आपने बात करी, सिप करके लगाइए। चाय का प्याला भी गर्म हो तो मुंह जला देता है, सिप करके पीना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप लगाते जाएं। और रिसेशन अगर नहीं आता है तो फिर स्ट्रैटेजी फर्क होगी, पर वो मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो कुछ लोगों को क्या होता है विशाल, ये मालूम नहीं पड़ पाएगा कि रिसेशन ग्लोबल लेवल पे आ गया है कि नहीं। हमें तो 20 किलोमीटर दूर भी होगा तो भी पता लग जाएगा, पर आम आदमी ये नहीं पता लगा पाता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप अदर देन रिसेशन स्ट्रैटेजी से लगाएं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी अदरवाइज भी इन्वेस्टमेंट में कहावत होती है, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तो वैसे भी ये स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है, पर रिसेशन के टाइम पे तो यही स्ट्रैटेजी चलती है। इसको हम मल्टी एसेट एलोकेशन कहते हैं। आपको पता होगा म्यूचुअल फंड में कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं, बिल्कुल, जो अलग अलग सेक्टर्स में लगाते हैं, पर ये स्ट्रैटेजी एसेट ही अलग अलग कर रही है। तो ये सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको मॉडरेट टू गुड रिटर्न आएगा, वेरी हाई रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि हमने सोने चांदी में सिर्फ 20% रखा है। मजे की बात है, मैं बार बार बोले जा रहा हूं कि सोने चांदी बेस्ट रिटर्न देगा, फिर भी मैं 20% उसको रख रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए मजेदार बात हुई कल, मेरे साथ एक एक्सपर्ट बैठे थे माइनिंग के, उन्होंने मुझे बताया, और आपको इस बात से पता लगेगा मैं 20%, उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, हालांकि ये होगा नहीं। उन्होंने बताया कि एलन मस्क साहब स्पेस में गोल्ड माइनिंग का सोच रहे हैं। उनको पता है कि कुछ नक्षत्र और कुछ जो ऊपर तारे घूमते हैं वो सोने के हैं। वो चाह रहे हैं वहां पहुंच के मैं उसका एक टुकड़ा तोड़ लाऊं, यहां पर सप्लाई बढ़ जाएगी। काल्पनिक बात लगती है, पर बात तो है। किसी ने मुझे ये कहा, माइनिंग एक्सपर्ट थे, कि समुद्र के नीचे लाखों टन सोना पड़ा है, क्योंकि जब गिरा तो 2/3 तो धरती पे पानी है, तो आकाश से जब गिरा तो पूरी धरती पे गिरा ना, ये छाट के तो नहीं गिरा ना कि मैं धरती पे गिरूं या उस पे गिरूं, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा समंदर के अंदर हो सकता है। तो समंदर के अंदर निकालना कठिन है, बहुत मुश्किल, ढूंढना मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी टेक्निक विकसित करी जा रही है जिससे सोने को पानी के अंदर से निकाला जा सके। मान लीजिए कोई टेक्निक आ जाती है, ऑल ऑफ ए सडन पता लगा सोने की 5 लाख टन की सप्लाई आ गई, नई खान मिल गई, खान मिल गई, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मल्टी एसेट आंख पट्टी बांध के कभी भी कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। तो सोने चांदी के बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि रिसेशन आता हुआ नजर आता है, अमेरिका से शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के हर कोने तक वो पहुंचेगा और दुनिया के हर स्टॉक मार्केट पर उसका असर भी हमें नजर आएगा जी। तो फिर बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जो स्टॉक में हमने इन्वेस्ट कर रखा है या जो करने जा रहे हैं, और खास तौर से वो लोग जिन्हें समझाया गया कि म्यूचुअल फंड सही है, वो 2026 में क्या करेंगे अगर रिसेशन आया तो? पहली बात तो विशाल, जो ये रिसेशन की भविष्यवाणी है, इन्वर्टेड कॉमर्स में कर रहा हूँ, ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो कि मुझे आर्थिक हालात देख के निकली है, और फॉर वंस मैं चाहूंगा कि मैं गलत निकलूं, क्योंकि रिसेशन किसी के लिए अच्छा नहीं है। नौकरियां जाती हैं, बिजनेसेस बंद होते हैं, सैलरी कम हो जाती है, वगैरह वगैरह। रिसेशन हम सब जानते हैं क्या होता है, ज़्यादा मुझे खोलने की जरूरत। तो मैं चाहता हूं कि पहली बात तो मैं गलत निकलूं, पर हालात जो अभी दिख रहे हैं वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, आपके पहले जो आपने म्यूचुअल फंड सही है कहा, जो AMFI की जो टैग लाइन है, वो सही है लॉन्ग टर्म में, वो लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में जब आप लेते हैं तो हम 10-15 साल का नजरिया लेते हैं विशाल। 10-15 साल का मतलब है कि हम बीच में 1-2 साल 3 साल ऐसे ब्लॉक्स जो होते हैं बीच में आएंगे, वो आएगा। पर आपने अगर लंबे वक्त के लिए हैं तो म्यूचुअल फंड सही है। शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो फिर अगर स्टॉक मार्केट हिचकोले खाती है तो फिर वो जो म्यूचुअल फंड की जो लाइन होती है, जो तेजी से बोली जाती है, म्यूचुअल फंड, उस लाइन को मुझे लगता है धीरे धीरे पढ़िए, और मार्केट रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है। मार्केट अगर करेक्शन होती है, और जहां तक हम पहले उसकी जड़ पे शेयर मार्केट पे आ जाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड उसी से लिंक्ड है ज्यादातर, तो इक्विटी वाले खासकर। तो शेयर मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो शेयर मार्केट, मुझे लगता है कि जब तक ट्रम्प साहब हैं, कुछ ना कुछ ऐसा वैश्विक स्तर पर होता रहेगा जो कि मार्केट को हिचकोले देगा। तो अगर डीप करेक्शन नहीं तो करेक्शन तो आएंगी, पर बीच में मार्केट के ऊपर जाने के फेजेस भी आएंगे। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो SIP लंबे वक्त के लिए कर रहे हैं, तो SIP को बंद मत करिए। हमने देखा पिछले साल बहुत सारे 60-1 लाख लोगों ने SIP अकाउंट्स अपने बंद कर दिए उठा के। 2020 से लेके 2024 तक तो उन्होंने बुल रन के साथ बढ़ा। हाँ, उसके बाद 1 साल में वो घबरा गए। तो घबराने वालों के लिए SIP नहीं है।
ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। आप एनएवी खोल खोल के देखते रहेंगे सारा दिन तो आपको एनएवी बेचैन कर सकती है। बीच में कुछ साल ऐसे आएंगे वाकई में बेचैन कहेगी कि मैंने पैसा लगाया था यार डूब गया। बहुत जल्दी आजकल निराशावादी लोग हो जाते हैं, एक दो बुरी खबर आए एकदम से निराशा छा जाती है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लंबे वक्त के लिए बने रहें, और लंबे वक्त के लिए अगर हैं तो एनएवी को मत देखें, तो म्यूचुअल फंड सही रहेगा। हाँ, शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट के हिचकोले की जो मैंने बात करी उसको मैं थोड़ा सा और खोल देता हूं कि मुझे जियो पोलिटिकल टेंशंस वो और बिल्ड होती यहां से दिख रही हैं। क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से फॉलो करते हैं, और रशिया और नेटो की जो टेंशन है वो ट्रम्प साहब बहुत एफर्ट कर रहे हैं किसी तरह पीस प्लान वर्कआउट हो जाए। जेलेंस्की कह रहे हैं छोड़ दो यार, तो अपना 1/3 यूक्रेन दे दो उसको। वो कैसे दे दें, उनकी सॉवरेनिटी का प्रश्न है। यूरोप भी एतराज कर रहा है इस बात पे, और ट्रम्प साहब का नेटो को ऑलमोस्ट अबैंडन कर देना, और नेटो बना ही अमेरिका के दम पर था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, और अमेरिका ही पीछे हट रहा है। तो यूरोप में तो हलचल सी मच गई है कि भाई हम तो, क्योंकि वो जुड़े हुए थे नेटो से, और ट्रम्प साहब ने जब से, तो मैंने कहा ना जब तक ट्रम्प साहब हैं तब तक ये जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी तो हम देख ही चुके हैं अभी तक। और कुछ भी कभी भी कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स भी उनका बहुत अब तो प्रेडिक्टेबल सा हो गया है, वेरी बैड, वेरी गुड, ये लिमिटेड सी उनकी वोकैबुलरी है, उसको लेके बोल देते। तो मुझे लग रहा है जब तक ये है तो आपको कभी भी स्थिरता का माहौल नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट को चढ़ने के लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, शेयर मार्केट को चढ़ने के लिए पीस चाहिए, शेयर मार्केट को चढ़ने के लिए वैश्विक आर्थिक हालात अच्छे चाहिए। हालांकि मैं यह कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट्स में भूचाल आए, पर इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो अच्छी है, अभी उसमें जीडीपी अच्छी है, इंडिया के जो हाई फ्रीक्वेंसी। मैं बस एक छोटी सी चीज इसमें पूछना चाह रहा हूं, विदेशी जो निवेशक है एफआईआई, उनको लेकर कुछ लोग बड़ी चिंता में हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो पैसा भारत के मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं, क्या वजह है उसकी? विशाल, एक बात बताइए मुझे, आपने कहीं 100 रुपए निवेश किए थे और आज अगर वो 200 रुपए बन चुके हैं तो क्या आपको प्रॉफिट बुक करने का हक नहीं है? बिल्कुल आपको हक है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने, जब निफ्टी, आपको हैरानी होगी, कुछ एक को मैं जानता हूं, यहां मैं नाम नहीं ले सकता विदेशी संस्थागत निवेशकों का, जिन्होंने निफ्टी 7,500-8 हजार था उस टाइम निवेश किया था। तो अब अगर 26,000 हमारा निफ्टी है और वो 3 गुना से ज्यादा हो चुका है और बेच के जा रहे हैं, तो क्या हर्ज कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि उनका टारगेट अचीव हो चुका है। एक तो इसलिए जा रहे हैं, दूसरा इसलिए जा रहे हैं कि ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल इतना फैल चुका है कि ऐसे में, मैंने आपको, मुझे याद है आपके एक ऑनलाइन इंटरेक्शन में मैंने उदाहरण दिया था, आपने कहीं पैसा दे रखा हो किसी मोहल्ले में, किसी शहर में, और उस शहर में हलचल मच जाए या माहौल खराब हो जाए तो आप पैसे को निकाल लेंगे। अब यहाँ शहर, भारत तो अच्छा शहर है, शहर की अगर मैंने दृष्टांत दिया, अच्छा देश है, पर वैश्विक आर्थिक हालात बहुत बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गए। तो ऐसे में आदमी कहता है कि मेरा पैसा मेरे पास रहे, वहां मेरे से दूर ना रहे। आप देखें ना, सोना मंगाया जा रहा है वापस, बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो जमा था उनका लॉकर है बकायदा, खूब भारत ने सोना खरीदा, सोना मंगाया है, अपना सोना वापस मंगाया, अपना वहां जमा कर रखा था, जैसे हम लॉकर में रखते हैं, उन्होंने सोना रखा, वापस मंगा रहे हैं। तो क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि अनिश्चितता इतनी फैल गई है। एक तो अनिश्चितता कारण है, एक उनको प्रॉफिट, उनका टारगेट अचीव हो चुका है। तो इन दो कारणों से वो पैसे को निकाल रहे हैं। तो अगर निकाल रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि जिस रफ्तार से उन्होंने पैसा निकाला है, अगर भारतीय पैसा साथ में ना गया होता, देसी बॉयज उनको मैं बोलता हूं, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये मार्केट इस समय शायद 18,000 निफ्टी खड़ी होती। एक कैलकुलेशन कहती है जितना वो बेचते हैं उतना ही खरीद लेते हैं। आप देखिए, इतनी बिकवाली के बाद भी मार्केट आज अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, करीब वहां पहुंच नहीं पा रही। तो उससे बहुत दूर भी नहीं है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि भारत के रिटेल निवेशकों का पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो या डायरेक्ट हो, 20 करोड़ से ऊपर आज डीमैट अकाउंट्स है। तो दोनों तरीकों से भारतीय पैसे ने मार्केट को रोका हुआ है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है ये चलने वाली है, और अगर कहीं वैश्विक हालात बिगड़े तो ये पैसा वापस भी यहां आ सकता है, और अगर ये वापस आया तो फिर तो मार्केट कहीं भी जा सकती है। तो मैं फ्लैट आउट तो ये नहीं कहूंगा विशाल के 2026 में मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाएगी, फ्लैट आउट नहीं बोलूंगा। बीच बीच में ऐसे मौके आएंगे जहां आपको मार्केट तेज होती हुई भी दिखेगी। पर ये जियोपॉलिटिकल हालात अगर नेगेटिव बन गए, यानी कि लड़ाई अगर, और क्योंकि ये ऐसे हालात बन रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है। मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो युद्ध हो रहे हैं उनकी बात नहीं करता,
मैं थाईलैंड कंबोडिया में कोई मंदिर से रिलेटेड क्लैश है उसकी बात, मैं रवांडा और कॉन्गो की बात नहीं करता हूं। पर ये जो रशिया और नेटो वाला है ये मुझे विचलित किया हुआ है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं, ये न्यूक्लियर लोडेड शक्तियां हैं। रवांडा कॉन्गो सिर भी एक दूसरे का फोड़ देते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। पर ये जो न्यूक्लियर शक्तियां जब लड़ती हैं तो फिर मामला खतरनाक। इनके पास पैसा भी बहुत है और हथियार भी। हथियार, जापान चाइना की टेंशन बहुत बड़ी हुई है, आपको पता होगा। और ताइवान के ऊपर तो तलवार बहुत टाइम से लटकी हुई है चाइना की। तो ये 2026 में अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मार्केट उस समय करेक्शन लेगा, पर वो मार्केट फिर बाउंस बैक भी करता है। मार्केट में एक अच्छी बात क्या है कि कभी भी एक जैसा मूड नहीं रहता। और मुझे मार्केट से जुड़े हुए विशाल आज 35 साल हो गए। एक चीज मैंने मार्केट से सीखी है, वो ये सीखी कि आज सब निराशा निराशा, हर तरफ ये भी हो गया वो भी हो गया, 2 दिन बाद आशा आशा आशा। ये मार्केट की खूबसूरती है। वही चीजें जो आपको 2 दिन पहले विचलित कर रही थी, 2 दिन बाद अचानक उसको सब भुलाकर और सब पॉजिटिव ग्लास भरे हुए को देखने लगते हैं, 2 दिन बाद ग्लास खाली को देखने लगते हैं। ये मार्केट की खूबसूरती है, ऊपर और नीचे जाना। तो मुझे नहीं लगता कि एक ही डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, करेक्शन में जाएगी, फेसेस आएंगे ऊपर नीचे जाने। एक आखिरी प्रश्न, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हर बार उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि उनके पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए, और क्या 2026 को लेकर आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे? जैसे कि अक्सर लोग बताते हैं लार्ज कैप रखिए, मिड कैप रखिए, स्मॉल कैप रखिए, मल्टी कैप रखिए। आप अगर पोर्टफोलियो किसी का बनाना चाहें उसमें कितने फंड्स आप रखेंगे और 2026 को ध्यान में रखते हुए कोई बदलाव आप करेंगे? बिल्कुल मैं बदलाव करूंगा। मैं मल्टी कैप फंड्स को रेकमेंड करूंगा, उसी वजह से जिस वजह से मैंने मल्टी एसेट एलोकेशन। और मल्टी एसेट से मुझे याद आया, अब तो फंड्स भी बन गए हैं मल्टी एसेट वाले। मैं जो मल्टी एसेट, आपको याद है शुरू में 20 कहा था, ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं जो मल्टी एसेट्स हैं। वाकई में वो गोल्ड सिल्वर में भी करते हैं, इक्विटी में भी करते हैं, डेट में भी करते हैं, वाकई में वो इसमें करते हैं। तो आप अगर मल्टी एसेट फंड चूज करना चाहते हैं, आप ये अलग अलग एसेट्स नहीं छांटना चाहते, वो भी कर सकते हैं। पर मल्टी कैप इज द वे टू गो। उसमें स्मॉल कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए, लार्ज कैप भी होना चाहिए, क्योंकि जब रिस्की माहौल हो जाता है तो स्मॉल कैप और ज्यादा रिस्की हो जाता है, लार्ज कैप थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है। तो इसलिए अगर आप खाली लार्ज कैप की तरफ जाते हैं तो आप अपने रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि उनके बढ़ने की रफ्तार बहुत आहिस्ता धीमी होती है। तो उसमें भी एक बैलेंस चाहिए। रिसेशन में बैलेंस इज द मैजिक वर्ड। बैलेंस बना के रखिए, एक तरफ बिल्कुल मत झुक जाइए। और अगर रिसेशन आता है, जाते जाते मैं एक सलाह देता जाता हूं। निवेश की सलाह तो हम यहाँ नहीं देते हैं, निवेश के बारे में बात जरूर करते हैं, पर एक वैसे सलाह देता जाता हूं कि अगर रिसेशन आता है तो अपनी नौकरी के बारे में थोड़े से पॉजिटिव हो जाइए। नौकरी को बहुत हल्के में मत लीजिए। होता है ना, बॉस ने कह दिया अरे ठीक है कराएगा काम, नहीं तो दूसरी ढूंढ लेंगे यार, बहुत नखरे दिखाता है, बहुत हुक्म चलाता है, परेशान कर रखा है यार, दुखी हो गया मैं, वगैरह वगैरह ऐसी आपको सुनाई देती होंगी। नौकरी में ये सब बातें सुनाई देती हैं। तो नौकरी को लेकर पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि अगर ये चली गई तो जब रिसेशन आता है तो दूसरी मिलने में दिक्कत होती है। पहला सलाह। दूसरी एक और सलाह दूंगा, वैसे तो रिसेशन की बहुत सारी सलाह होती है, मैं कभी आगे के लिए बचा के रखूंगा। दूसरी सलाह ये है कि बड़ा कोई खर्च करने के अगर आप उसको टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। पैसा अपने पास बचा के रखिए। कोविड लॉकडाउन में वही लोग खुश रहे आर्थिक तौर पर जिनका बैंक बैलेंस अच्छा था, सेविंग्स अच्छी थी, क्योंकि बाकी लोग फिर डगमगा गए थे उस टाइम। आपको बहुत लोगों की नौकरियां गई जी। तो इसलिए ये 2 सलाह, अगर रिसेशन आता है, अगर हम रिसेशन से पहले दोबारा ना जुड़ पाए, और मैं तो कहूंगा कि शायद रिसेशन की वजह से हम लोग जुड़ना ना जुड़ना डिपेंडेंट ना रहे, पर अगर रिसेशन से पहले ना जुड़ पाए तो ये 2 सलाह लोग गांठ बांध कर रख लें। बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोरी साहब, हमारे साथ जुड़कर इतनी लंबी बातचीत आज हमने की है। मुझे लगता है 2026 का इन्वेस्टमेंट प्लान जो भी आज हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पैसा कहां लगाना है, कितना सोच समझ कर लगाना है, और जैसा शरद कोरी साहब कहते हैं कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, मैं कहने लगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करिए आप। ये निवेश की सलाह नहीं है, ये एक आकलन है। लेकिन आपके एनालिसिस ने मुझे लगता है कि दिमाग के दरवाजे काफी हद तक खोल दिए होंगे, और उसे ध्यान में रखते हुए अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच।